हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो मार्केट्स और कमोडिटी के बाद अब वक्त है दिन की कुछ और खबरों पे ध्यान देने का। इनफैक्ट मार्केट्स के अपडेट भी वहां होंगे, लेकिन साथ में कुछ और राजनीति की खबरें भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हेडलाइंस। बाजार में दूसरे दिन भी हल्की रिकवरी। रिलायंस, एल&टी और मारुति जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी रही तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में नीचे से आया जोरदार सुधार। केमिकल सेक्टर के लिए बजट में हो सकता है इंसेंटिव स्कीम का ऐलान। उत्पादन बढ़ाने और R&D पर होगा फोकस। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। देश की नौसेना की बड़ी ताकत। मुंबई में पीएम मोदी ने एक साथ 3 वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, मेक इन इंडिया के मंत्र पर कर रहे हैं काम। दिल्ली में आज दिग्गजों ने भरे चुनावी पर्चे। केजरीवाल, सिसोदिया, परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय ने नामांकन दाखिल किया। इधर सिसोदिया और केजरीवाल पर ईडी को केस चलाने की मिली अनुमति। दिल्ली NCR में कोहरे का कहर। जीरो विजिबिलिटी की वजह से आवाजाही रही प्रभावित। अब तक 26 ट्रेनें रद्द। कई उड़ानों पर भी पड़ा असर। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। तो बजट की सबसे बड़ी कवरेज इनफैक्ट आपको CNBC आवाज पर ही देखने को मिलेगी और लगातार ढेर सारी बजट से जुड़ी खबरें बजट के पहले हम आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं। तो उसी से शुरुआत करते हैं। बजट में सरकार केमिकल सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। इस स्कीम के तहत उत्पादन बढ़ाने और R&D पर खास फोकस हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, केमिकल सेक्टर के लिए बजट में उम्मीद तो बंध गई है, पर किस तरह के ऐलान हो सकते हैं? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक केमिकल सेक्टर के लिए सरकार एक खास स्कीम का ऐलान कर सकती है और इस स्कीम के 2 हिस्से हो सकते हैं। एक ही केमिकल सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। स्कीम का दूसरा हिस्सा ये हो सकता है कि इस उत्पादन को बढ़ाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पे खर्च को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि R&D काफ़ी ज़्यादा पुख्ता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। और इन दोनों के लिए जो फोकस एरिया रहेगा वो पूरा केमिकल सेक्टर नहीं रहने वाला, उसमें स्पेशलिटी केमिकल रहने वाला है। स्पेशलिटी केमिकल के 4 अलग अलग ग्रुप जो केमिकल के हैं उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एग्रो केमिकल इंटरमीडिएरीज हो गए, डाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हो गए। तो इस तरह के केमिकल को इसमें शामिल किया जा सकता है। और रही बात रकम की, तो शुरुआती जो चर्चा हुई थी केमिकल मिनिस्ट्री, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, तो वो शुरू में करीब 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंसेंटिव स्कीम देने की बात हुई थी। अब चूंकि बजट जब बनता है तो उसमें कई सारे बदलाव हो सकते हैं, तो आखिर ये रकम कितनी पहुंची वो तो बजट में पता चल पाएगा। लेकिन सरकार का मुख्य फोकस है कि केमिकल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम किया जाए और स्पेशलिटी केमिकल के घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भर बना जाए। इसलिए इस स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस बजट एक्सक्लूसिव के लिए। तो केमिकल सेक्टर के लिए कुछ खुशखबरी बजट से आ सकती है। इधर देश की पहली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के छात्र डिफेंस सेक्टर के लिए बजट में क्या चाहते हैं वो जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के छात्रों से जानते हैं कि उनकी बजट से क्या है इस उम्मीदें। बताइए, आपकी क्या वित्त मंत्री से उम्मीदें हैं? जी, हम देख सकते हैं कि हमारा डिफेंस बजट ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस बजट्स में हो गया है। इसके साथ ही भारत की तीनों सशस्त्र सेनाएं बहुत ही ताकतवर हो रही हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर एरियाज में है वो और भी मजबूत हो रहा है। हम चाहेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको और बढ़ावा मिले और यही हमारा कहना है। आप क्या कहेंगे? स्टार्टअप्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए डिफेंस सेक्टर में भी, ताकि और आगे बढ़ सके। और जो R&D का जो होता है लाइक एक्सपोर्ट के लिए जो बजट है हमारा डिफेंस का, उसे और लाइक
बढ़ा सकते हैं हम, जो हम टॉप 25 में आ रहे हैं उसकी जगह हम टॉप 10 में भी आ सकते हैं अगर हम इस पे काम करें। हमें और ज़्यादा डिफेंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि और कंट्रीज़ भी डिफेंस पे फोकस कर रही हैं, और हमें और वेपन्स और अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे फोकस करना है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बैंक्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, तो हमारे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है उन सब के लिए, तो इफ़ यहाँ से उनको डिप्लॉयमेंट मिले तो वो थ्रेट्स बहुत कम हो सकते हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो जैसे अभी साइकोलॉजी जैसे सेक्टर्स हैं, जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं फॉरेन में, तो इधर उनको डिप्लॉयमेंट अच्छे मिले तो वो स्पोर्ट्स में भी वो कर सकते हैं, और मिलिट्री साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा स्कोप बढ़ा सकते हैं। एक और जो ले लेते हैं, आप क्या चाहेंगे? सर बेसिकली हमारा जो बेस है दैट इज प्रोवाइडिंग समथिंग फॉर द कंट्री। सो जो हमारा अभी बजट है वो कंट्री को नॉट ओनली डिफेंस बट साथ में कुछ ऐसे एरियाज है जैसे कि साइबर साइड है, मेंटल साइड वाला है, तो इन सब चीजों में भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे और हम लोग और स्पीड से आगे बढ़ सके नेशन एज अ नेशन। बिल्कुल। तो अगर हमें डिफेंस में और आत्मनिर्भर होना है तो ये जो आने वाली पीढ़ी है जो इसी क्षेत्र में काम करने वाली है, उनके जो सुझाव है वो काफी अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा इस पर गौर करेगी। और बात बजट पर हमारी खास मुहिम की। बजट पर हर साल सीएनबीसी आवाज बनता है आपकी आवाज, तो इस साल भी हम आपकी आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज, जहां आप अपनी बजट विश हमें बता सकते हैं। आपकी ये बजट विश या उम्मीद सीएनबीसी आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि ये बजट विश आप हम तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं, सुनते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विशेष। मेरा फिनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म टैक्स पेयर हैं, हमारे जैसे जो कंटिन्यूस सैलरी से टैक्स दे रहे हैं लास्ट 15-20 ईयर से, उनके लिए कुछ रिबेट एज ए इंसेंटिव कंसिडर किया जाए। और सेकेंडली जो एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके जो फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसका डिडक्शन सैलरी के अंदर अदर देन सैलरी डिडक्शन अलाउ किया जाए। दैट विल रियली हेल्प टू ऑल सैलरीड एंड मिडिल क्लास पीपल। आने वाले बजट से मेरी उम्मीदें हैं कि इस देश में रहने वाले मिडिल क्लास जो कि 20 लाख रुपए की इनकम तक हैं, उन्हें टैक्स में रियायत मिलना चाहिए। मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है। मेरी दूसरी उम्मीद है कि आज शेयर मार्केट में हम डिविडेंड पे भी टैक्स भर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, एसटीटी भी हम भर रहे हैं। ये डबल ट्रिपल टैक्सेशन पे डेफिनेटली रियायत मिलना चाहिए। मेरी तीसरी उम्मीद ये है इस देश में जो छोटा कारोबारी अगर किसी से बिल लेता है जो कि उसने 2A में शो किया है, और अगर वो उस पर इनपुट लेता है, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने 3B में रिटर्न नहीं दिया है, तो इनपुट लेने वाली पार्टी पे कार्रवाई ना होकर जिस व्यक्ति ने रिटर्न नहीं दिया है और 3B में शो नहीं किया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसको लेते हुए इस देश में छोटा कारोबारी बहुत ही ज़्यादा हरास है, इस पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। मैं सीएनबीसी आवाज़ के मार्फत से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो 30 लाख की एफडी बनती है सीनियर सिटीजन के लिए, उसकी लिमिट 50 लाख तक की कर दी जाए। हाँ, मैं भी मेरे हस्बैंड की बात से सहमत हूँ। राइट, तो बहुत सारे लोग हमें अपनी बजट विशेष भेज रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश भी सीएनबीसी आवाज के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे, तो इसका तरीका बहुत आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से एक 90 सेकंड का वीडियो बनाना है। बेहतर होगा कि वीडियो आप वर्टिकल मोड में बनाएं, यानी वीडियो बनाते वक्त आप अपने फ़ोन को सीधा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा रखें, और इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके हमें 7045220000 पर 7045220000 नंबर आपके सामने है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, वीडियो भेजते वक्त आप अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिख दें। आपका ये वीडियो सीएनबीसी आवाज़ के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर भी हम पोस्ट करेंगे, ताकि आपकी आवाज़ हो बुलंद। आइए बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी एक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 224 पॉइंट चढ़ा और 76,000
724 पर गया तो निफ्टी 37 पॉइंट चढ़कर 23,213 पर बंद हुआ है। वहीं आज रुपए में थोड़ा सुधार दिखा है, 27 पैसे मजबूत होकर रुपया डॉलर के मुकाबले 86.36 पर बंद हुआ। बाजार का हाल और डिटेल के साथ हम बात करेंगे अपने सहयोगी कंचन से। कंचन, आज बाजार का हाल कैसा रहा और इंपॉर्टेंटली जब हमने एक बढ़त देखी आज बाजार में तो कौन से स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए और कहां थोड़ी निराशा रही? राइट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, लेकिन आज जो कारोबार था वो रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने को मिला। हालांकि इंट्राडे में एक गिरावट आ गई थी, लेकिन बाजार वहां से संभल गया। बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला, कौन से स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट किया है। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के गेनर्स पे, जहां पे एनटीपीसी में 3.5% की बढ़त देखने को मिली। ट्रेंड 4% की बढ़त, पावर ग्रिड में 3% और कोटक महिंद्रा बैंक भी 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में देखते हैं टाइटन, यहां पे हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक 0.5%, विप्रो भी फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है और आईसीआईसीआई बैंक में भी 0.06% की एक कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की। वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। नॉट ओनली वोडाफोन आइडिया, बाकी के टेलीकॉम सेक्टर्स भी देखेंगे तो मूवमेंट वहां पे भी जोरों शोरों से बना हुआ था। एलएनटी फाइनेंस में 5%, फीनिक्स मिल्स 5.6% और नायका करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो पॉलीकैब, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज और एम्फेसिस ने आज एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। मतलब गिरावट इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली एक संभलता हुआ दिन दिखाई दिया है। चलिए, बाजार के लिए गिरावट के बाद एक संभलता हुआ दिन। धन्यवाद कंचन इस अपडेट के लिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस पर नजरिया बुलिश है, ऐसा कहना है फूड कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मीडियम से लॉन्ग टर्म नजरिए में लार्ज कैप बैंक, रिलायंस, एलएनटी, एफएमसीजी और सीमेंट उनकी टॉप पिक्स रहेंगी। जो स्पेसिस पे काफी बुलिश हूँ वो है एक है सीमेंट। मेरे ख्याल से ये क्वार्टर में बॉटम आउट करने की पूरी उम्मीद है सीमेंट में, और आगे जाके डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ने चाहिए। और आई एम वेरी कंस्ट्रक्टिव कि गवर्नमेंट आफ्टर सीइंग Q2 जीडीपी ग्रोथ ऑफ 5.4%, गवर्नमेंट भी काफी स्टेप्स सोच रहे हैं मिडिल क्लास को बेनिफिट देने का बजट में। तो वो हिसाब से एफएमसीजी जो अभी बहुत ज्यादा गिर रहा है उसमें भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, अगेन फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पर्सपेक्टिव। तो यही है, रिलायंस है, सम बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स, एलएनटी, एफएमसीजी और सीमेंट। These are my top picks across the sectors. चलिए, अब रुक करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को इस मामले में हरी झंडी दे दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में ये नियमन दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को भी सीबीआई की तरह पहले से स्वीकृति लेनी होगी। इस आदेश के चलते दिल्ली की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने का मामला अटका हुआ था। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ईडी को पहले ही हरी झंडी दे रखी थी, अब गृह मंत्रालय ने भी स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक घूस के 100 करोड़ रुपयों में से 40 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान में खर्च हुए थे। ईडी के मुताबिक आपका मुखिया होने के नाते केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं। इधर दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पेरोल दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेरोल के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। ताहिर हुसैन नामांकन प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल, लैंडलाइन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें जारी नहीं करेंगे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों से संबंधित केस में फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली में आज दिग्गजों ने नामांकन भरे। नई दिल्ली सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरा तो बीजेपी के परवेश वर्मा ने भी इसी सीट से पर्चा भरा है। परवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल करने से पहले वाल्मीकि मंदिर में पूजा भी की। इसके बाद रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इसके अलावा आप नेता मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से पर्चा भरा है। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय और रमेश बिधूड़ी ने भी अपने अपने पर्चे आज दाखिल किए। कांग्रेस पार्टी आज से अपने नए मुख्यालय 9A कोटला रोड नई दिल्ली पर शिफ्ट हो गई है। आज नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स को इंदिरा भवन का नाम दिया गया है। नए भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं।
कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को लुटियंस जोन से अपने हेडक्वार्टर्स हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद बीजेपी ने अपना मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट किया था और अब कांग्रेस मुख्यालय कोटला रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने मोहन भागवत ने असली आज़ादी वाले बयान को देशद्रोह बता दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सच्ची आज़ादी इस दिन स्थापित हुई। राहुल ने इसी बयान को देश के संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट किया है कि देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस सत्ता के लालच में देश की अखंडता के बारे में भी नहीं सोचती है, लेकिन लोग राहुल गांधी को समझ चुके हैं। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की बातों में सच्चाई नहीं है, देश की संस्थाओं के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। राहुल की बातों से देश की संप्रभुता को झटका लगा है। पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में हैं। आर्मी दिवस के मौके पर पीएम ने भारतीय नौसेना को 3 जैकपॉट सौंपे हैं। पीएम मोदी ने 2 वॉरशिप और एक सबमरीन आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर राष्ट्र को समर्पित की है। भारतीय नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में भारतीय नौसेना में 2 शक्तिशाली युद्धपोत और एक शक्तिशाली पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। इन तीनों से इंडियन नेवी की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये दिन भारतीय नौसेना की गौरवशाली इतिहास और भारत की समुद्री विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नवी मुंबई के खारघर के इस्कॉन मंदिर की परियोजना का उद्घाटन भी आज कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित इस भव्य मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर है। ये मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल होगा। पिछले 12 साल से बन रहा ये इस्कॉन मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है। ये सफ़ेद और भूरे संगमरमर के विशेष पत्थरों से बनकर तैयार हुआ है। मंदिर के निर्माण में अब तक 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना में मंदिर परिसर, वैदिक शिक्षा केंद्र, संग्रहालय, ऑडिटोरियम और चिकित्सा केंद्र शामिल है। भक्तों के लिए 16 जनवरी से यहाँ दर्शन शुरू हो जाएंगे। सीएनबीसी आवास के 20 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेम भरी शुभकामनाएं भेजी हैं। आपको सुनवाते हैं। सीएनबीसी आवाज को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो जिम्मेदारी सीएनबीसी आवाज ने निभाई है, एक दर्शक होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते, अपने दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं और यही कामना करना चाहता हूं कि आने वाले सालों में भी आप इसी तरह प्रजातंत्र को मजबूत रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां पर लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। मोबाइल पर कॉलर के नंबर के साथ साथ नाम भी जल्द दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कंपनियों को इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। डिटेल के साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, क्या अपडेट है इस मामले में? साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग से मोबाइल नंबर के साथ साथ उपभोक्ता का नाम दिखाने की सिफारिश भी की थी। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसका ट्रायल शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर इसका ट्रायल भी शुरू हुआ था, लेकिन बाद में टेलीकॉम कंपनियों ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि कई टेलीकॉम कंपनियां अभी भी 2G नेटवर्क पर काम कर रही हैं और उसमें नाम दिखा पाना संभव नहीं है, तो इस पूरे प्रस्ताव को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन जो वे सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर के अब सख्ती करने की शुरुआत कर दी है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इस पूरी व्यवस्था को लागू करें। खासतौर पे कि जिस तरह से साइबर स्कैम बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो सरकार ये चाहती है कि इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। और अगर मोबाइल नंबर के साथ साथ अगर उपभोक्ता का नाम भी दिखाई देगा तो इससे काफी उस लोगों को पहचानने में आसानी होगी और साइबर फ्रॉड की घटनाओं के ऊपर भी रोक लग सकेगी। धन्यवाद। आस्था के महासंगम महाकुंभ का तीसरा दिन है। त्रिवेणी संगम पर आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब है। अब तक 2 अमृत स्नान हो चुके हैं। महाकुंभ में मकर संक्रांति के मौके पर कल शाम 6 बजे तक 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी और 2 दिन में 5 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ 45 दिनों तक चलना है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग घाटों से, अलग अलग एंगल से, कोई हवा से, कोई ड्रोन से, कोई सीधे, लेकिन कुंभ की महिमा और उसके विस्तार को दिखाते हुए। प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु महाकुंभ की सफाई और व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। योगी जी का बहुत अच्छा एडजस्टमेंट साहब, और इतना अच्छा भव्य है और इतने पब्लिक को व्यवस्था करी इन्होंने। हर जगह मतलब इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था करी है। हमने खूब स्नान किए हैं और खूब पब्लिक स्नान कर रही है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है मोदी जी, योगी जी, और जिंदगी भर हम चाहते हैं मोदी जी योगी जी बना रहे। यहाँ पर स्वच्छता कैसी आपने देखी, कैसी सफाई यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था साहब, स्वच्छता इतनी अच्छी है, कहीं कूड़ा कचरा नहीं, कोई मतलब डस्टबिन नजर, सब डस्टबिन लगे हुए हैं, अपने आदमी सब अपना कचरा डाल रहे हैं और व्यवस्था इतनी अच्छी, सफाई कर्मी बहुत अच्छी। ये दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, सुव्यवस्थित कुंभ है, ग्रीन कुंभ है, डिजिटल कुंभ है, प्लास्टिक फ्री कुंभ है। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रही माता जी? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम राजस्थान भिलवाड़ा से आए हैं और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मोदी जी को भी धन्यवाद, उन्होंने हमारा साथ दिया इतना अच्छा।
अरेंजमेंट कितने नंबर देंगे योगी सरकार को इस आयोजन को लेकर? 100 to 100 100 to 100। ये बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ आके। क्या अरेंजमेंट्स आपको अच्छे लगे यहाँ पे? हाँ सर, ये अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे हैं। बहुत। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार से। कैसे अरेंजमेंट देखे आपने? अरेंजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है और काफी अरेंजमेंट मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से की गई है और यहाँ पर सारा ट्यूब टाइट व्यवस्था है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और मुझे यहाँ बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर। व्यवस्था बड़ा अच्छा लगा हमको और श्रद्धालुओं का संख्या देख के हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ एक साथ करोड़ों लोग देखने मिल रहे हैं और नदी इतनी साफ सुथरी, बड़ा अच्छा लगा देख के। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। 70 वर्ष के जर्मन दंपति से बात की हमारे सहयोगी अमित कंजू ने। इस महाकुंभ में आज तीसरे दिन भी विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जर्मनी के क्लोन से एक सीनियर सिटीजन आए हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ हैं और ऐसे में दोनों यहाँ मौजूद है। दोनों 70 इयर्स की एज के हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं और यहाँ पहली बार पहुंचे। सर, व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू हैव बीन इन दिस प्लेस? It's amazing. 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 What is that you want to share? Was soll ich sagen? Was meint ihr? I don't know. Are you happy? It's crazy. Are you happy with the arrangements of government? What they're taking care of? Yes. Very fine. Very good, yes. And what about you, ma'am? Yeah, it's gorgeous. I amazing. can't say anything else. It's really gorgeous. तो महाकुंभ से जुड़े सभी महा अपडेट लगातार CNBC आवाज पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए, आपसे इजाजत लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि आज आपके लिए दो क्या खास बड़ी पेशकश है। दोनों अड्डा, यानी पहले बात कंज्यूमर अड्डा की, तो कंज्यूमर अड्डा में इस साल इंक्रीमेंट से मालामाल। जी हां, एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पिछले 3, 4, 5 सालों में सबसे बेहतरीन इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं। तो किस सेक्टर में कितना माल मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और इस इंक्रीमेंट के आप कैसे हकदार बन सकते हैं, सारी बात आज 5:57 पर इस साल इंक्रीमेंट से मालामाल आज का कंज्यूमर अड्डा। इसके अलावा आज आवाज अड्डा में बात होगी एक बार फिर दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री और केजरीवाल के खिलाफ ईडी का शिकंजा, क्या दिल्ली के दंगल में एक नया एंगल आ गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी और तीखी बहस। शाम 7:57 पर दिल्ली का दंगल, आया नया एंगल।